जिसको हम लोक कला आज बोलते हैं, लेकिन ये तो लोक कला है नहीं, ये तो अपनी भारत की अभिजात कला है। वेद तो सामान्य लोगों के समझ में नहीं आएगा, तो वो बताने के इतिहास लिखे हैं। तो इतिहास ये तो रामायण महाभारत हो गए। तो रामायण महाभारत इज द एप्लीकेशन ऑफ वेद। ईश्वर एक है लेकिन उसके अनेक रूप हैं, ये वेद में बताया गया है। कोई भी जीवन का एक पड़ाव है, तो उस पड़ाव के लिए कुछ गीत है। घर में रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ होने चाहिए। ये ग्रंथ तो हमारी फाउंडेशन है। अन्य गुरु शिष्य परंपरा तो बहुत दूर की बात है, शिक्षक विद्यार्थी परंपरा भी अब नहीं दिखती है। तो शिक्षक और विद्यार्थी इन्होंने आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा अनुसार हमने वही शपथ लेनी है गुरु और शिष्यों ने कि सत्यम वद धर्मम चर। भारत, ज्ञान, परंपरा और कला, जब हम इन 3 शब्दों का 4 शब्दों का नाम लेते हैं तो एक विस्तृत परंपरा हमारे साथ में होती है। विस्तृत ज्ञान परंपरा, कला परंपरा, हमारे संस्कृति, हमारा अध्यात्म और ये वो सारी कथाएं, वो सारे दृष्टांत, वो उदाहरण जो उपनिषद वेदों से होते हुए श्रुति के जरिए, संवाद के जरिए, बातचीत के जरिए इस समय तक पहुँचे हैं। और अपने इस समय को जानने का, भारत की पूरी काल परंपरा को जानने का, ज्ञान परंपरा को जानने का बेहतर मौका है विशिष्ट जनों से संवाद करने का। आज हमारे बीच नेपाली पाटवड़कर जी मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करने के साथ में बहुत प्रसन्नता के साथ मैं अपने श्रोताओं को, दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि वो ज्ञान परंपरा जिसके मार्फत हम अपनी दृष्टि को, अपने दर्शन को समझते हैं, जानते हैं, विकसित करते हैं, उसकी आप अध्येता हैं। आप केवल शिक्षक नहीं हैं जो भारतीय ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं, बल्कि आप कला की मर्मज्ञ भी हैं, आप कला को जानती हैं। और दीपाली जी का परिचय देते हुए मैं बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि लोक कलाओं को ज्ञान के साथ देखने की दृष्टि विकसित जिन लोगों ने की है, जो कर रहे हैं, उनमें आप बहुत जाना पहचाना नाम है। तो इस संवाद में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और एक बहुत सहज सवाल होता है ऐसे समय में जब अलग अलग परंपराओं की, पूरी दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं की, संस्कृति की बात होती है, तो हम कहीं थोड़ा सा चूक कर जाते हैं भारत की सभ्यता पर, भारत की गरिमा पर, भारत की जो ज्ञान परंपरा है उस पर गर्व करने में। आप इस पूरी समग्रता को, जो बातें अभी मैंने उठाई हैं, कैसे भारत की इस ज्ञान परंपरा को देखती हैं? जी, जब हम ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है ज्ञान एक चीज़ है कि जिसमें कई शाखाओं का ज्ञान है। उसमें गणित है, उसमें विज्ञान है, उसमें इतिहास है, भूगोल है, उसमें खगोल शास्त्र है। ये सारी अलग अलग शाखाओं का ज्ञान है। और जब हम परंपरा की बात करते हैं तो उसमें यह है कि परंपरा भी और संस्था भी, कि उसमें हम ये सोचते हैं कि ये ज्ञान किस तरह से स्टोर किया है। उसमें स्टोरेज है, रिट्राइवल है, एक्सेस है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक देने की जो संस्थाएं है, जो सिस्टम्स है, ये सब उसमें आ जाता है। और ये परंपरा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, गुरु से शिष्य तक, और ये गुरु शिष्य परंपरा के साथ साथ ये ज्ञान बहता रहता है। ये तो ज्ञान गंगा है। और इसमें कई लोग हैं, मतलब इसमें हम देखें तो ऋषि मुनि भी है, साधु संत भी है, शिक्षक है, अध्यापक है, आचार्य है, और इसके साथ साथ कलाकार भी है, जो हर एक क्या बोलते हैं, अलग अलग ये जो कलाएं है, जिसको हम लोक कला आज बोलते हैं, लेकिन ये तो लोक कला है नहीं, ये तो अपनी भारत की अभिजात कला है। उसमें नाटक है, उसमें नृत्य है, उसमें कठपुतली के खेल है। तो मुझे तो लगता है कि ये भी जो है, ये सब शिक्षक है। बिल्कुल। मतलब हम शायद ये भूल गए, वक्त के साथ हम ये भूल गए कि ये भी शिक्षक है, जो छोटे छोटे गांव में जाके ये बता रहे हैं। अपना जो शास्त्र बताने का या कोई भी ज्ञान बताने का तरीका जो है ना, वो बहुत फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, कि इसमें ये नहीं होगा कि आओ बैठो हम तुमको सिखाते हैं। इन सब में संवाद है। तो जैसे उपनिषद में भी देखे तो उसमें संवाद है। तो यम और नचिकेता का संवाद है। तो कहानी से शुरू होता है कि उसके पिताजी उसे गुस्से से बोलते, जाओ मैंने तुमको यम को दान दिया, और ये यम के पास जाता है और फिर यम जी को पूछते हैं,
मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और ये मुझे उसको 3 जो वर देते हैं। तो ये कथा चलती है, और ये कथा चलते चलते उनका जो संवाद है उसमें से कठोपनिषद का पूरा ज्ञान आ जाता है। लेकिन सुनने वाले को पता भी नहीं चलता कि कथा कहाँ ख़त्म हो गई और वो तत्व ज्ञान कहाँ पे शुरू हो गया। तो ये मुझे लगता है कि उपनिषद हो या महाभारत हो या भगवत गीता हो, ये सब में कथा है। तो एक मतलब भगवत गीता भी कैसे है कि पूरा पहला जो अध्याय है, वो अध्याय में तो बैकग्राउंड क्रिएट किया है, अर्जुन का क्या अवस्था हो गया है, उसको सामने उसको गुरुजन दिखाई दे रहे हैं, उसके भ्रातृजन दिखाई दे रहे हैं, और वो सोच रहा है मैं इनको कैसे मारूं। तो ये पूरी स्टोरी क्रिएट कर दी है, वो पूरा बैकग्राउंड कर दिया है, और उस बैकग्राउंड पे वो तत्वज्ञान आता है। तो आगे वहाँ पे भी हम देखते हैं कि संवाद के माध्यम से, कथा के माध्यम से तत्वज्ञान आ रहा है। और यही चलते चलते हम देखते हैं कि ये जो सारी कलाएं हैं, कि नृत्य है, नाटिका है, इन सब में वही है। मतलब दिखने में तो दिखता है कि एंटरटेनमेंट है, लेकिन थोड़ा सा जब हम शांति से विचार करें, बिल्कुल क्या बोलते हैं, डेप्थ में जाके विचार करें, तो ऐसे लगता है कि ये तो तत्वज्ञान है। आप जिस गहराई से देखने की बात कर रही हैं कलाओं को, उसमें ये समझ में आता है कि जैसे गौण चित्र परंपरा है, वो अपने आप में कथा है, वो गीत हैं, उसमें कहानी है। वैसे ही मधुबनी एक त्योहार का, जिन दोनों कलाओं को आपने युग्म किया है और उसके साथ में ज्ञान को, कथाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो श्रुति और स्मृति की जो परंपरा है, जो वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में हमने देखा है कि सवाल हैं फिर उसके जवाब हैं, लोक कलाओं में भी इस तरह से पहुंचा है। तो इसने जो भारतीय जनजीवन है उसको किस हद तक प्रभावित किया है? ये सहज जिज्ञासा इसलिए होती है क्योंकि हम जब अलग सभ्यताओं के साथ में तुलनात्मक दृष्टि में देखते हैं तो सवाल होता है कि जो किताबों में है क्या वो व्यवहार में दिखाई देता है? ये एक सहज सवाल मेरा है। बहुत बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने। तो श्रुति में जो लिखा है, वेद में जो लिखा है, तो उन्होंने कहा है कि वेद तो सामान्य लोगों के समझ में नहीं आएगा, तो वो बताने के लिए, उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए इतिहास लिखे हैं। तो इतिहास, ये तो रामायण महाभारत हो गए। तो रामायण महाभारत इज़ द एप्लीकेशन ऑफ वेद, कि वो जैसे बिहेव करते हैं, उसमें जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताया है, वो सब जो वेदों में बताया है, उपनिषद में बताया वही है। भगवत गीता में तो सब उपनिषद का सार है। तो ये एक चली आ रही परंपरा है। हम जब पुराणों में जाते हैं वही है। तो ये एक ही परंपरा है, लेकिन बस वो परंपरा अलग अलग तरह से बताई है। कि जैसे देखिए, वेदों में एक वाक्य में आ जाता है कि एक ईश्वर एक है, लेकिन उसके अनेक रूप हैं। ये वेद में बताया गया है। उपनिषद में वही ये बताया गया है कि एको हम बहुश्याम, मैं एक था तो मैं बहुत हो गया, मतलब मैं ब्रह्म ही हूँ, ये सब कुछ जो है ये ब्रह्म ही है। तो ये एक वाक्य में बता दिया, एको हम बहुश्याम। और फिर जब हम चलते चलते पुराणों में आते हैं तो दशावतार की कथा आती है। तो दशावतार की कथा में वही है, एक विष्णु है, उसके अनेक रूप है। तो ये दिखने में दिखता है अलग अलग है, लेकिन वो सब जो बताते हैं वो वही एक सत्य बताते हैं जो वेदों में है। और यही परंपरा हमको लोक साहित्य में दिखाई देती है, लोक गीतों में दिखाई देती है, नाटक में दिखाई देती है, चित्रों में दिखाई देती है। कि जैसे अभी अगर हम मधुबनी चित्र देखें तो मधुबनी चित्र की वो इतिहास ऐसे बताते हैं, ये तो मधुबन का डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ का कला है। तो वो ऐसे बताते हैं, मैथिली चित्र ये है कि सबसे पहले जब राम और सीता का विवाह हुआ तो जनक राजा ने ये कलाकारों को बुलाया और बताया कि आप ये चित्र बनाइए। तो मानो जैसे फोटोग्राफर्स को बुलाया है विवाह के मंडप में, और जो पहला मैथिली चित्र बना वो राम और जानकी के विवाह का बना। तो ये जो परंपराएं हैं ये अपने आप को रामायण से, महाभारत से जोड़ लेते हैं, पुराणों से जोड़ लेते हैं, शिव और शक्ति से जोड़ लेते हैं। तो इन जो कलाओं में अगर हम चित्रों की बात करें, इनमें जो चित्र आते हैं ये तो वही है। ये तो शिव पुराण में जो बताया है, शाक्त पुराण में जो बताया है, वही कथाएं आती है जो चित्र के माध्यम से क्या बोलते हैं, कागज़ पे उतरती है या वॉल्स पे आ जाती है।
या फिर हम अगर पट्टचित्र की परंपरा देखें, ये तो उड़ीसा की पट्ट जी, बिहार की ये जो परंपरा है, तो ये पट पे ये चित्र बनाते हैं। ये पट एक तो मंदिर में है, तो जो भी कोई आते हैं भगवान का दर्शन लेने के लिए, तो वो भगवान के जो कथाएं हैं उनका चित्र देखते हैं। तो मतलब सोचो, राम का मंदिर है, तो वो जो चित्र बनते हैं वो सारे रामचरित के चित्र बनते हैं। तो वो चित्र देखते 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 ये होता है कि रामायण का एक पारायण हो गया। और फिर वही जो पट है वो रथ पे भी लगाते हैं और रथ यात्रा निकलती है। तो रथ यात्रा निकलती है तो सब जो आए हैं भाविक वो भी वही चित्र देखते हैं। तो ये है कि वो लोक कला के माध्यम से रामायण को जानते हैं, रामायण के माध्यम से वेदों को जानते हैं, या महाभारत को जानते हैं, महाभारत के माध्यम से वेदों को जानते हैं। तो ऐसी एक परंपरा है। इसमें और एक बता देती हूँ कि जैसे लोकगीत का एक अगर हम देख लें, लोकगीत तो कैसे है कि कोई भी जीवन का एक पड़ाव है, तो उस पड़ाव के लिए कुछ गीत है, उसका सेलिब्रेशन है। तो दोहत के गीत है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नामकरण, लोकगीतों में मृत्यु भी उत्सव है। हाँ, मृत्यु भी उत्सव है, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एक एक पड़ाव का गीत है। तो उसमें एक ना दोहत का जो गीत है मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और मैं ये बार बार बताती हूँ। तो सुनना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। तो ये दोहत का गीत है, कौशल्या और दशरथ के संवाद है। और ये संवाद में कौशल्या प्रश्न पूछती है और दशरथ उसका उत्तर देते हैं। और ये उस वक्त का गीत है जब कौशल्या और दशरथ को बच्चा नहीं है, तो उनको पुत्र नहीं है। तो कौशल्या पहले पूछती है प्रश्न कि अमवा लगाए तो कौन फल मिले है, कि आम का पेड़ अगर लगाए तो उसका कौन सा फल मिलता है, कब मिलता है फल। तो दशरथ उसको बताते हैं कि जब कोई भूखा इंसान वो फल खाए तब उसका पुण्य मिलता है। हाँ, मतलब ये उस फल से अध्यात्म के फल की बात, तत्व ज्ञान के फल की बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा की तरफ हम चले। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे होता है हमारा व्यवहार, कैसे होता है, हम आम का पेड़ लगाएंगे तो बाजू में वी विल पुट अ बाउंड्री, है ना। कोई छोटे बच्चे भी आम के पेड़ पे चढ़ जाए तोड़ने के लिए तो वहाँ पे एक हम वॉचमैन बिठा देंगे कि इनको भगाओ करके। तब मतलब कितनी खूबसूरत बात है। एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात चल रही है, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत व्यवहारिक सवाल पैदा होता है। वीर भारत न्यास ने महाभारत प्रसंग रचा, देश भर की कलाएं हमारी रचनाओं में, हमारे ज्ञान में, कौशल में, जहाँ जहाँ महाभारत के प्रसंग है, भारत भवन में वो पूरा अद्भुत आयोजन रचा गया। फिर ऐसी क्या वजह रही कि महाभारत को घर में नहीं रखना है जैसी धारणाएं विकसित हुई? ये पता नहीं कहाँ से आ गई ऐसी धारणाएं, लेकिन ये इतनी गलत है, इतनी गलत है। घर में रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ होने ही चाहिए। ये ग्रंथ तो हमारी फाउंडेशन है। ये ग्रंथ हमको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ सिखाते हैं। हमारे घर में भगवत गीता होनी चाहिए, हमारे घर में रामायण होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। ये बिल्कुल गलत है और इसको कोई शास्त्र का आधार नहीं है। ये तो ऐसी अफवाहें कहना चाहिए और इसका बार बार खंडन होना चाहिए, ये जो धारणाएं बनी है। तो चाहे मैं फिर से उस ज्ञान की तरफ जाता हूँ जिसकी आप चर्चा कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि कलाएं ज्ञान की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है, बल्कि वो उस दर्शन को आगे बढ़ाने वाली प्रवाहिका की तरह भी हैं। तो गोंड कला में, मधुबनी का बहुत अच्छा आपने उल्लेख किया, गोंड कला जो आदिवासियों की कला है, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी संख्या में गोंड क्षेत्रकार हैं, यहाँ से जनगम श्याम जैसे कल रचनाकार भी लिखते हैं। गोंड कला में कैसे आप महाभारत को देखते हैं? हाँ, गोंड कला जो है वो सृष्टि से इतना एकरूप है। मैं तो कहती हूँ कि देखिए आजकल ये जो एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, द रियल एब्स्ट्रैक्ट इज इन गोंड, कि जो हम नेचर का और मानवीय जीवन का एक रूपीकरण जो हुआ है वो देखते हैं, वो हम गोंड में देखते हैं। तो इसमें प्राणी जो है ऐसे लगता है कि वो प्राणी हमसे बात कर रहे हैं और उनके मार्फत जो भी कथा है, जो भी बताना है, वो प्राणी, पेड़, पौधे, इनके मार्फत बताया जा रहा है।
और ये कुछ नया नहीं है, मतलब दिस इज अवेलेबल थ्रू आउट द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग। कि जैसे हम वेदों में देखते हैं तो वेदों में ऋषि और विश्वामित्र और नदी का संवाद आता है, तो इसमें नेचर इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि उसमें नदी भी बातें करती है। या फिर हम उसके आगे महाभारत में भी आते हैं, तो महाभारत में भी कई सारी कथाएं ऐसी है कि जिसमें प्राणी बात करते हैं। कि जैसे ये राजसूय यज्ञ किया युधिष्ठिर ने, तो इस यज्ञ में एक मुंगुस की कथा है, हिंदी में मुंगुस ही बोलते हैं ना। हाँ, तो ये मुंगुस है, उसका आधा जो शरीर है वो गोल्डन बन गया है जी। और वो मुंगुस को देख के युधिष्ठिर को आश्चर्य लगता है कि आधा ही क्यों उसका शरीर गोल्डन है। तो उसको जाके वो पूछते हैं कि ऐसे क्यों हो गया, और फिर वो कथा बताता है मुंगुस की, मैं एक जगह गया था, वहाँ पे बहुत अन्नदान हुआ था, और वो इतना श्रेष्ठ अन्नदान था कि जिस कुटुंब ने अन्नदान किया उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जो भी था वो सब दान किया। तो वो इतना श्रेष्ठ दान है, वहाँ पे जो अन्न के कण थे, उन कणों में जब आई रोल्ड इन दैट फूड, लेफ्ट ओवर फूड, तो मेरा आधा जो अंग है वो सोनेरी बन गया। तो अभी मैं यहाँ आया हूँ आपके राजसूय यज्ञ में, यहाँ मैंने सुना आपका इतना बड़ा अन्नदान हो रहा है, लेकिन यहाँ मेरा बाकी आधी शरीर गोल्डन नहीं हो रहा। तो ये ऐसी जो कथाएं हैं हमको दिखाई देता है कि महाभारत में भी है, और पंचतंत्र में भी अगर हम देखें तो वो तो सारे बोलने वाले प्राणी हैं। तो ये हमारी परंपरा रही है कि हमारी कहानियों में सृष्टि है, प्राणी है, पक्षी है, ये सब बोलने वाले हैं, और यही प्रतिबिंब हमको गोंड आर्ट में दिखाई देता है। महाभारत और रामायण का काल बहुत अलग है, लेकिन दो कथाएं, मंगूस ने कहा कि यहाँ मेरा शरीर, आधा शरीर स्वर्ण का नहीं हुआ, वहाँ मिथिला में दशरथ कहते हैं कि फल तृप्त यदि कोई व्यक्ति हो जाए तो उस फल का सुफल माना जाना चाहिए। दोनों कथाओं का जो सार है वो भारतीय ज्ञान परंपरा का सार है। तो ऐसे समय में अब चूंकि अब आप शिक्षिका भी हैं और आप तकनीक की जानकार, कंप्यूटर में की आप दक्ष हैं, एक तरफ कला और ज्ञान को आप शिक्षिका के रूप में संवाहित कर रही हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा जैसे भी सीमित बृहत आकार में आगे बढ़ रही है। लेकिन जब शिक्षा के अकादमिक स्तर पर हम बात हैं, शैक्षणिक माहौल अब वैसा नहीं रहा। अन्य गुरु शिष्य परंपरा तो बहुत दूर की बात है, शिक्षक विद्यार्थी परंपरा भी अब नहीं दिखती है। ऐसे समय में ये जो तत्व की हम बात कर रहे हैं, क्या हमारे अकादमिक संस्थान इतने महत्वपूर्ण हैं, क्या वहाँ पर इतनी जगह बन पा रही है कि ये बातें वहाँ जगह गुंजाइश बना पाए? एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ जो अभी आ रही है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, IKS की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसको अभी इंक्लूड कर दिया गया है। तो अभी IKS की शिक्षा जहाँ जहाँ हो रही है, अभी तो शुरुआत है, लेकिन ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ये अच्छे से ऐसे प्रोग्रेस होना चाहिए कि जैसे प्राचीन हमारी गुरु शिष्य परंपरा थी। कि जैसे मुझे ऐसे लगता है कि अगर IKS का कोर्स सिखाया जा रहा है 3 महीने तक होगा, सोचो एक सेमेस्टर में, तो 3 महीने अगर ये चल रहा है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा अनुसार हमने वही शपथ लेनी है गुरु और शिष्यों ने कि सत्यम वद धर्मम चर। तो एटलीस्ट फॉर दीज 3 months, एटलीस्ट फॉर दिस सेमेस्टर, जब ये IKS आप सीख रहे हैं तब ट्राई एंड इम्प्लीमेंट दिस। तो ये सब तरह से हमने गुरु शिष्य परंपरा दोनों ने, शिक्षक और विद्यार्थी, इन्होंने आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए कि आचरण में भी वो आना चाहिए। और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। और धीरे धीरे ये जो IKS हम बात कर रहे हैं, ये IKS जो बिल्कुल अलग है, कि एक अलग सब्जेक्ट की तरह सिखाया जा रहा है, तो इट शुड गेट इंक्लूडेड ऑल्सो। कि एक उदाहरण दे तो अगर IKS का अभी फाउंडेशन कोर्स है, तो वो फाउंडेशन कोर्स में सब बताएंगे कि भारतीय आर्किटेक्चर कैसा है, भारतीय रसायन शास्त्र कैसा है, भारतीय चिकित्सा पद्धति कैसी, शिक्षा पद्धति है, नृत्य है, गायन, ये सब आ जाएगा, खगोल शास्त्र, गणित है, विज्ञान, ये सब आएगा। ये तो इंट्रोडक्शन पे आएगा। लेकिन जब ये धीरे धीरे आगे चलते ये होना चाहिए कि रसायन शास्त्र की पुस्तक में
IKS के चैप्टर्स होने चाहिए कि अगर रसायन शास्त्र में हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो वो एटम का मॉडल की जब बात करते हैं तो डाल्टन के एटम के मॉडल से शुरुआत होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आना चाहिए कि भारतीय परंपरा में कणाद ऋषि ने क्या बताया है। तो ये इतना एक रूप होना चाहिए और फिर ये अपनी जो शिक्षा पद्धति है ये भारतीय शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। मुझे भी आपने कणाद का जिक्र किया तो याद आया कि आपने आर्यभट्ट पर किताब लिखी है जी। तो कैसा अनुभव होता है इस तरह के व्यक्तित्वों पर किताब लिखना, क्योंकि यह व्यावसायिक दौर है, हिट्स का ज़माना है, ऐसे समय में उस किताब के क्या अनुभव रहे आप संक्षिप्त में अगर आप बता। जी, मैं आर्यभट्ट के लिए किताब लिखने के लिए मुझे भारतीय विचार साधना ये जो संस्था है उन्होंने बताया, तब मैंने बहुत ज़्यादा खोज की और अभ्यास किया और कई सारी चीज़ें उसमें से मुझे पता चली कि जैसे छोटे बताते हैं कि एक तो आर्यभट्ट ने जो काम किया है और उसमें ये आश्चर्य होता है कि कितना गहराई तक ये काम किया है कि हमको जब बताते हैं ना कि सिंपल आर्यभट्ट ने ये शोध लगाया कि ग्रहण जो होता है वो एक तो सूरज को चंद्र ढकता है या फिर चंद्र पृथ्वी की जो छाया है उसमें आ जाएगा। तो ये लगता है सिंपल, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा कैलकुलेशंस है कि पृथ्वी का व्यास क्या है, चंद्र का व्यास क्या है, ये सब अंतराल में है। ये अंतराल में है तो पृथ्वी की छाया कितनी बड़ी है और पृथ्वी से चंद्र का अंतर कितना है, पृथ्वी से सूर्य का, ये सब उन्होंने सोच लिया है। ये जब ये भी बातें ध्यान में आनी चाहिए कि ये कितना बड़ा काम है। एक तो ये है और दूसरी बात ये है कि मैं ज्ञानेश्वरी का भी पढ़ती हूँ तो उसमें ज्ञानेश्वरी में ये 12वीं शताब्दी की बात है, आर्यभट्ट है 4वीं शताब्दी में, तो 12वीं नहीं 13वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर अध्यात्म का सूक्ष्म जो चीज़ें हैं वो बता रहे, लेकिन वो जो सूक्ष्म चीज़ें हैं वो बताने के लिए वो कुछ मोटे मोटे उदाहरण देते हैं। तो जब वो मोटे उदाहरण देते हैं तो वो बताते हैं कि हम जब नाव में से जा रहे हैं तो ऐसे लगता है कि तट पर जो पेड़ है वो भाग रहे हैं, लेकिन जब हम शांति से सोचते हैं तो पता चलता है कि पेड़ तो स्थिर है, हम खुल रहे हैं, हम भाग रहे हैं। वैसे ही वो और एक उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं हमको रोज लगता है कि सूरज उगता है और डूबता है, तो ऐसे लगता है कि सूरज हिल रहा है, लेकिन जब हम शांति से विचार करते हैं तो समझ में आता है कि सूर्य स्थिर है। तो ये उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं। इसका मतलब सामान्य जनों को ये पता है कि नाव में जाते समय जैसे पेड़ नहीं हिल रहे हैं, वैसे जैसे हम पृथ्वी पे रहते हैं तब सूर्य हिलते हुए दिखता है, लेकिन वो हिलता नहीं है, वो स्थिर है। तो ये सामान्य ज्ञान है। ये बहुत ही एक क्या बोलते हैं, आश्चर्य होता है ये जब देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक आर्यभट्ट हुए और बस उनको ही मालूम है, एक ज्ञानेश्वर हुए और उनको मालूम, ये नहीं है, सामान्य ज्ञान है। ये भारतीय लोगों के लिए सामान्य ज्ञान है कि पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है। आज के इस पॉडकास्ट में बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई, बहुत गहरी बातें भी हुई और सतह पर जाकर भी हमने उनकी गहराई को टटोला। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक बहुत छोटा सा सवाल है और बहुत, लेकिन उसका आकाश काफ़ी बड़ा है। कितनी उम्मीद आपको लगती है कि जो ज्ञान परंपरा को लेकर थोड़ी बहुत भी निराशा हमको दिखाई देती है, युवाओं से क्या उम्मीद रखते हैं आपकी? कहाँ तक ये विस्तार पा पाएंगे, जिस कौशल को, जिस समझ को हम विकसित होते देखना चाहते हैं? अभी तो बस शुरुआत है और मुझे ये लगता है कि देखिए, हमारी जो पीढ़ी है, हमको तो प्यास थी इस ज्ञान की और हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे, हमारे पास कोई ये सिखाने वाला नहीं था। लेकिन ये जो आज की जनरेशन है, उनको तो ये इतने बचपन से मतलब अभी तो लाइक यू नो कॉलेज की उम्र से, सो 18 ईयर्स से उनको ये ज्ञान मिल रहा है। तो कई वर्षों में, मतलब बस कुछ ही वर्षों में मैंने कहना चाहिए कि ये तो विस्फोट होने वाला है। बहुत ही प्रगति हमको दिखने वाली है, बहुत अच्छी चीज़ें दिखने वाली है और मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है इससे। बहुत अच्छी बात कही आपने। और वीर भारत न्यास जैसे संस्थान जो इस तरह से काम कर रहे हैं, जिस चेतना को एकत्रित करने की आवश्यकता थी उस तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी बातें उम्मीद जगाती हैं।
और विश्वास है कि हम उस ज्ञान परंपरा को अपने पूर्वज जिस तरह से आगे बढ़ा पाए हैं उस तक पहुंचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमसे बात की।